वेलकम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं एम एकेडमिक क्लासेज। मैं विवेक सर। आज हम लोग क्लास 9th की साइंस का चैप्टर और स्टडी करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर को हम लोग टोटल स्टडी करेंगे। इसमें क्या क्या है, कैसे एटम्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, मॉलिक्यूल्स की क्या प्रॉपर्टी होते हैं, कैसे बनते हैं, इन सब में केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बच्चों जब सबसे पहले आप लोग इस चैप्टर स्टार्ट होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो भी है, इससे स्टार्टिंग क्या होती है बच्चों? सबसे पहले स्टार्टिंग होती है केमिकल कॉम्बिनेशन रूल से। क्या होता है, कुछ रूल्स हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं, कह सकते हैं डिफ्यूज होते हैं या फिर फॉर्मेशन होता है। कोई जो भी केमिकल प्रोसेस होता है सब एक कुछ रूल्स के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो रूल नंबर 1, पहले रूल क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन क्या रूल है तो बोलो। सबसे पहले हम लिखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सुनो, केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन कौन से रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल है आपका, पहला रूल द कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लिखते हैं देयर इज टू टाइप्स ऑफ रूल। बेटा केमिकल कॉम्बिनेशन के दो रूल हैं, पहला कंजर्वेशन है, दूसरा कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है। पहला क्या आपका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सेकंड आपका है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। ठीक है, कौन कौन से रूल्स हैं आपके पास? दो रूल्स हैं। पहला रूल आपका है लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। ठीक है, इन सब के बारे में लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो पहला आपका क्या है? लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसको बारे में लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा कंजर्वेशन ऑफ मास ये रूल क्या कहता है, इसके समझो। कंजर्वेशन ऑफ मास रूल कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास ऑफ एटम है उसको ना तो जनरेट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, मींस पहले हम डिफिनेशन समझते हैं फिर आगे लिखते हैं। ठीक है, मींस द केमिकल इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मास neither can generate nor can destroy। ठीक है, क्या लिखा है? मीन्स इसका मतलब क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें कोई भी मास ना तो आपका कह सकते हैं जनरेट होगा और ना ही कह सकते हैं हम लोग डिस्ट्रॉय होगा। समझो कैसे? जैसे मान लिया हमारे पास ए प्लस बी दो लोग थे, दो रिएक्टेंट थे। क्या थे? ए और बी, दो सब्सटेंस है जो आपस में अब रिएक्शन कर रहे थे। ये दोनों रिएक्शन करके सी प्लस बी बना रहे थे। ठीक है, हम लोग ए और बी दो सब्सटेंस है हमारे पास, एक ए है एक बी है, दोनों रिएक्ट करके सी और डी बना रहे थे। तो अब कैसे समझेंगे इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास को? इमेजिन किया हमने कि ये 70 ग्राम था, ये कितने ग्राम था? हमने जो मान लिया 70 ग्राम था, और जो हमने कंसीडर कर लिया मान लो बी हमारे पास कितने ग्राम था? 30 ग्राम था। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया बच्चों? टोटल आपके पास कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। ठीक है, टोटल आपके पास 100 ग्राम हो गया। ये 100 ग्राम सब्सटेंस क्या था? आपके पास रिएक्शन कर रहा था। ठीक है, अब इमेजिन करो अगर ये 60% बना, अगर जो हमारा सी है वो कितने ग्राम का है? 60 ग्राम का है, तो डी कितना होना चाहिए? हमेशा 40 ग्राम का ही होगा। क्यों?
क्योंकि बच्चों देखो इधर कितने ग्राम है टोटल, अगर आप ऐड करें टोटल मास ऐड करें 70 ग्राम या 30 ग्राम, टोटल मींस 100 ग्राम, इधर 60 और 40, ठीक है। तो दोनों का अगर एडिशन देखेंगे आप कितना आ जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। मींस जो रिएक्टेंट साइड मास होगा वही किसके साथ होगा, प्रोडक्ट साइड। इस साइड वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं बच्चों, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, कोई मैटर नहीं करता, उसको हम लोग रिएक्टेंट ही कहते हैं, ठीक है। और जो राइट साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और इस साइड वाले को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। तो जितना मास आप रिएक्टेंट होगा उतना ही मास आप प्रोडक्ट होगा। इसमें देखो 100 ग्राम इधर था, 100 ग्राम इधर हुआ, मींस ना तो मास जनरेट हुआ और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। मतलब 100 ग्राम से ना तो इधर 99 ग्राम हुआ और ना इधर 100 ग्राम से 101 हुआ, मींस जितना था उतना ही है, ओके। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, चाहे एक रिएक्टेंट हो बच्चा, चाहे एक से अधिक रिएक्टेंट हो, मींस वन और मोर रिएक्टेंट में भी पॉसिबल, ठीक है। तो क्या होगा, हमेशा उनका जो रिएक्टेंट का मास होगा वो ऑलवेज प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। आई होप दैट you can understand the conservation of mass, okay. after that second rule हमारा कहता है conservation of law of the constant proportional, ठीक है। तो लिखेंगे law of constant proportional proportions, ठीक है। ये क्या कहता है, पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन सुन लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसका रूल क्या कहता है, तो कोई भी है अ केमिकल कंपाउंड, समझ लो अ केमिकल कंपाउंड, ठीक है। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम, क्या लिखा, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शनल ऑफ मास, ठीक है, proportion बाय मास, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लो, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया, क्या लिखा है स्टेटमेंट, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शनल बाय मास। मींस अगर कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द कंपाउंड, या सिंपल समझ सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, सिंपल होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ एटम्स इज नोन एज द कंपाउंड। ये वर्ड जरूर लगाएंगे, होमोजेनियस, ओके। क्लियर हो गया। अब समझो कंपाउंड, देखो कांस्टेंट कैसे समझो, इधर आप समझते हैं लोग, देखो इधर समझो ये रूल क्या कहता है कांस्टेंट कैसे। जैसे इमेजिन करो आपके पास H2O है, ये क्या है, आपके पास कंपाउंड है, ठीक है। अब कंपाउंड में देखो बच्चों 2 पार्ट हाइड्रोजन के लेंगे तो 1 पार्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लगेगा। मतलब यहाँ पर हम अगर बात करें इनके मास का जो रेशियो होगा, मास का नहीं, रेशियो ऑफ एटम होगा, ठीक है। टोटल यहाँ हम बात कर रहे हैं रेशियो ऑफ एटम जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, देखो 2 पार्ट है हाइड्रोजन के और 1 पार्ट इसमें मिलेगा ऑक्सीजन का, ठीक है। मीन चाहे आप थोड़ा सा एटम जनरेट करें, थोड़ा सा वाटर जनरेट करें या बहुत अधिक क्वांटिटी में वाटर जनरेट करें, हर एक कंडीशन पर जो वाटर का रेशियो होगा, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज टू रेशियो 1 होगा। क्लियर हुआ। अगर हम लोग यहीं से रेशियो ऑफ मास निकालें, रेशियो ऑफ मास, तो आप समझ सकते हैं हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, 2 का नंबर 2 रेशियो, ऑक्सीजन होता है 16, 2 का नंबर 2 8 16, मींस 1:8 मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, तो वो जो यहाँ रेशियो ऑफ द आइटम्स लिखा, यहाँ रेशियो ऑफ द मास लिखा। अगर आप एलिमेंट सुनो, अगर आप एटम्स की बात करेंगे
तो एटम के रिस्पेक्ट में रेशियो क्या आएगा, 2:1 आएगा। और अगर रेशियो ऑफ मास की बात करेंगे तो 1:8 आएगा। 1:8 मतलब क्या हुआ, अगर आपको 1 मोल वाटर का बनाना है तो 1 ग्राम, 1 क्या होना चाहिए, 1% 1 ग्राम क्या होना चाहिए आपका हाइड्रोजन होना चाहिए, और 1 ग्राम क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। तभी क्या आपका 1 मोल से हाइड्रोजन बन सकता है वाटर का। ठीक है, तो मास के रिस्पेक्ट में तो हाइड्रोजन 1 ग्राम होना चाहिए और ऑक्सीजन 8 ग्राम होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग एटम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो दो एटम हाइड्रोजन के होने चाहिए और 1 एटम ऑक्सीजन का होना चाहिए। ये जो रेशियो है ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब सुन लो, जैसे और थोड़ा समझाते हैं लोग। इमेजिन करो, अब यहां समझते हैं लोग। ठीक है, इमेजिन करो आपके पास NaCl है। ठीक है, हमने मान लिया NaCl की जो क्वांटिटी है वो कितनी है हमारे पास, 1000 ग्राम है। टोटल क्वांटिटी कितनी है बच्चों, 1000 ग्राम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर Na भी एक पार्ट है, Cl भी एक पार्ट है, मतलब इनका जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा बच्चों, 1:1 होगा। ठीक है, मींस जितना Na होगा उतना ही क्या होगा, Cl होगा। मींस जो 1000 ग्राम बना है इसमें 500 ग्राम आपको क्या रहा होगा, Na रहा होगा, और 500 ग्राम क्या रहा होगा बच्चों, Cl रहा होगा। क्यों, क्योंकि इनका रेशियो देखो क्या है, 1:1 है। 1:1 का मतलब क्या हुआ, इनका जो कह सकते हैं जितना Na का पार्ट होगा उतना ही किसका पार्ट होगा, Cl का पार्ट होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शनल समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एटम के बारे में। ठीक है, लेकिन एटम को डिस्कस करने से पहले आपका आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटम्स के बारे में क्या क्या रखा, मतलब क्या क्या बताया, एटम्स में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एटम्स में कौन कौन सी, जब डाल्टन ने बताया कौन कौन से ड्रॉबैक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। तो अब नेक्स्ट इतना आप लोग नोट कर ले, नेक्स्ट टॉपिक डालें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मींस डाल्टन ने एटम के बारे में क्या क्या बताया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने टोटल डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की स्टेटमेंट हमने राइट की है। ठीक है, पहला आपका स्टेटमेंट है ऑल एटम्स इज मेड अप ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम्स। मींस जो भी मैटर है, ऑल मैटर, जो भी मैटर है वो छोटे छोटे स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर बना है, स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन्हीं स्मॉल और टीनी पार्टिकल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, एटम्स। ओके, क्या बताया, एवरी सब्सटेंस, या मतलब कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए आप, वो क्या है, स्मॉल टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और उसी स्मॉल और टीनी पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एटम्स कहते हैं। ओके, सेकंड है एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। इन्होंने बताया कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बट यहाँ पे तो बेटा जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये कुछ स्टेटमेंट सही भी हैं और कुछ स्टेटमेंट गलत भी हैं। ठीक है, समझना, कुछ स्टेटमेंट राइट हैं और कुछ रॉन्ग हैं। तो आपको पढ़ने सब हैं, राइट और रॉन्ग, लेकिन हम बताएंगे कौन कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग हैं इसके, कौन से राइट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। उस समय इन्होंने बताया था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन आफ्टर दैट एटम्स कैन बी डिवाइडेड। ठीक है, एटम को क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। किसमें, आपको पता है एटम किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ओके, तो एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एटम्स कैन बी नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। मींस एटम को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही जनरेट किया जा सकता है। मतलब कोई नया ना तो सब्सटेंस जनरेट किया जा सकता है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एटम आर ऑफ द वेरियस काइंड, देयर आर द मेनी काइंड ऑफ द एटम्स एज आर एलिमेंट। ये देखो इन्होंने बताया कि एटम्स आर द वेरियस काइंड, सही है, एटम्स में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आगे लिखा है देयर आर द मेनी काइंड्स ऑफ द वेरियस ऑफ द एलिमेंट, मतलब एटम्स बहुत टाइप के होते हैं, जितने टाइप के एलिमेंट होंगे उन्हीं की करस्पॉन्डिंग, उन्हीं के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। मतलब सुनो, जैसे मैं बोलो आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का क्या है, अपना एटम है। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का अपना एक एटम है। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एक एटम है। मैं सोडियम की बात करें तो सोडियम का एक अपना एटम है।
ठीक है। अब किसी भी हमने आर्गन गैस की बात कर ली, नियान गैस की बात कर ली, जिसकी भी बात करेंगे बच्चों, इनको कहने का मतलब है हर एक सब्सटेंस का या हर एक एलिमेंट का अपना एक पर्टिकुलर एटम्स होता है। ओके, जो एलिमेंट होंगे उतने ही, जितने एलिमेंट होंगे उतने ही टाइप के क्या होंगे, एटम्स होंगे। इसलिए पॉइंट नंबर 4 था। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, कह रहा ऑल द एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर द आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। ठीक है, मतलब किसी एक एटम के चाहे जितने पार्टिकल ले लो, एटम्स ले लो, मान लो हमने ये समझो, इमेजिन करो हमने हाइड्रोजन लिया। ठीक है, हाइड्रोजन के हमने 10 एटम्स लिए। कितने एटम्स, 10 एटम्स लिया। तो इनके कहने का मतलब है जो 10 एटम्स होंगे किसी एक सब्सटेंस के, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, अब तो ठीक है, जो भी सब्सटेंस होंगे, एक ही सब्सटेंस जितने भी एटम होंगे वो क्या होंगे, सेम मास, सेम साइज एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी के होंगे। मींस अगर जो प्रॉपर्टी एक एटम की होगी, जितना मास एक एटम का होगा, जितना केमिकल जो कहते हैं जिस टाइप का साइज एक एटम का होगा, उस टाइप का ही साइज के सभी 10 के 10 एटम्स का होता है। हम मान लिया, हमने मान लिया सोडियम का, सोडियम हमने मान लिया कोई भी एटम के हमने 7 एटम्स कंसीडर किए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सोडियम के एक एटम के स्टडी कर लें तो जितने भी एटम्स होंगे सभी क्या होंगे, सेम होंगे। किस वजह से सेम होंगे, सेम मास होगा, सेम साइज होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, मींस एक ही उसी एटम का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हाइड्रोजन का ले लें, एक सोडियम ले लें, ऐसा नहीं। एक ही सब्सटेंस का एटम्स लेंगे तो सेम साइज, सेम मास और सेम केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, पॉइंट नंबर 6 इन्होंने एक्सप्लेन किया, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन द मास, साइज एंड द केमिकल प्रॉपर्टी। मींस अगर एलिमेंट डिफर है, डिफर एटम के हैं, मान लो एक हाइड्रोजन से इसी में समझ लो एक हमने सोडियम ले लिया। ठीक है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और दोनों के डिफरेंट एटम्स भी होंगे। इनको कहने का मतलब है एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन द मास, साइज एंड द केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब जो एटम प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के एटम्स की होगी वो प्रॉपर्टी सोडियम के एलिमेंट्स की नहीं होगी। ठीक है, उनका साइज जो इस एलिमेंट का होगा वो इसके साइज से डिफर होगा। मैं दो का एग्जांपल, आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। नाउ कितने एलिमेंट है बच्चों, अब 118 एलिमेंट है। आप किसी भी एलिमेंट से कंपेयर करा के पढ़ बता सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट साइज एंड मास, मतलब जितने डिफरेंट एटम्स होंगे, हमने मान लिया दूसरा आर्गन ले लिया हमने। ठीक है, तो इन तीनों एटम 3 डिफरेंट एलिमेंट है, इन 3 डिफरेंट एटम्स भी होंगे। तो इन तीनों की फिजिकल, इन तीनों का साइज, जो एटम्स का साइज है, मास है और केमिकल प्रॉपर्टी तीनों की क्या होंगी, चेंज होंगी। ठीक है, ये जरूरी नहीं 3, आप कोई भी एलिमेंट का कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट है द केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट consists in the joining together of the atom of these element to form the molecules or compound। ठीक है, अब समझो इस पॉइंट का मतलब समझ लो। ठीक है, फिर से बात समझना, पढ़ते से आप लोगों से सुना रहे, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स consist in the joining together of the atoms of these element of the form of the molecules or compound। समझो, अगर कोई भी दो एटम, समझना, कोई दो एलिमेंट, समझना, कोई भी 2 और मोर एलिमेंट क्या होते हैं, ऐड होते हैं। समझो, हमने मान लिया चलो हमने मान लिया नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन के एटम्स क्या हो रहे हैं, ऐड होकर कंपाउंड जनरेट कर रहे हैं। एक ये नाइट्रोजन का एटम है और एक ये नाइट्रोजन है। ठीक है, 2 नाइट्रोजन है। अगर समझना, इसके कहने का मतलब क्या हुआ इस कॉम्बिनेशन कि कोई भी अगर एटम्स के कोई भी एलिमेंट, एक नाइट्रोजन एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन एलिमेंट, किसी दो एलिमेंट के, दो या दो से अधिक एलिमेंट के बीच में जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन से उनके एटम्स ऐड होते हैं, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फिर से, अगर इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन दोनों के जब तक एटम ऐड नहीं होंगे तब तक ना तो मॉलिक्यूल्स जनरेट होगा और ना ही कंपाउंड जनरेट होगा। अगर इन दोनों के एटम कंबाइंड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, N2। N2 मींस नाइट्रोजन ही है, लेकिन ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में हो गया, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में हो गया। इन दोनों नाइट्रोजन के एटम्स क्या हो गए, ऐड हो गए, जिससे कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, या ये एटम्स का एटम दे रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दूसरा आप समझना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा Na और एक Cl। ठीक है, अब Na और Cl,
ठीक है, समझना है। जो Na का अगर मान लो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आप सिंपल समझते हैं, ये दोनों रिएक्ट करके NaCl जनरेट करते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन कैसे करेंगे, ये NaCl एक कंपाउंड है, कैसे जनरेट करेंगे, जब Na और Cl दोनों के एटम क्या होंगे, आपस में कंबाइंड होंगे, और कंबाइंड होंगे तभी एक कंपाउंड जनरेट करेंगे, ठीक है। यही लास्ट पॉइंट बताता है, ठीक है। क्या होता है लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल्स या एटम, किसी भी एलिमेंट का कोई भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जनरेट होगा तो उनके एटम्स क्या होंगे, कंबाइंड होंगे। दैट इज क्लियर? ओके, तो समझ में आ गया है, समझ में आ गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब बात करेंगे इसके ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। ओके बच्चों, तो हम लोग देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल्स देखा, आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मतलब डाल्टन ने क्या क्या बताया एटम्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि डाल्टन ने जो बताया उसमें ड्रॉबैक क्या क्या है। ड्रॉबैक में समझ सकते हैं कि उसमें कौन कौन से सब्सटेंस जो गलत थे, ठीक है, स्टेटमेंट कौन कौन से गलत थे। पहला क्या है, डाल्टन ने बताया था कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, बट एक्चुअल में क्या होता है, एटम कैन बी डिवाइडेड। हमने उस समय भी एक्सप्लेन किया था एटम को डिवाइड किया जा सकता है, किसमें, तो बोलो समझ लो, एटम्स कैन बी डिवाइडेड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम को किसमें डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। अभी जस्ट इसके आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ओके। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया क्या, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेज दैट ऑल द एटम्स ऑफ द एन एलिमेंट हैव द एग्जैक्टली सेम मास। अभी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया था कि किसी एक एटम के जो भी एटम होते हैं, एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं उनके मास क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट ठीक है। लेकिन क्या होता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव द स्लाइटली डिफरेंट मास। मतलब इससे पहले उन्होंने बताया क्या था कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे सभी का मास इक्वल होता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनके मास में स्लाइटली मतलब बहुत ही कम रूप से, मतलब बहुत पार्शियल, ठीक है, पार्शियल डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, तो क्या होता है कि एटम्स के जो एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके जो एटम्स के मास में जो होता है वो पार्शियल डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं होता कि सभी इक्वल हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेड दैट एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहता है कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एटम्स हैं, ऐसा क्या बात करते हैं, हाइड्रोजन, हमने आपको बात की सोडियम और नियान के बारे में बात की थी, ठीक है, आर्गन के बारे में, ठीक है। तो हमने इन तीनों बारे में बात की थी पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो देखो सुनो, तो हाइड्रोजन, सोडियम, आर्गन ये डिफरेंट एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं। इन डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट कह सकते हैं एटम्स होंगे, ठीक है। इन डिफरेंट एटम के मास भी क्या होंगे, डिफर होंगे। बट लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनके जो एटम तो डिफरेंट हैं लेकिन उनके मास इक्वल है। अब ये कहते हुए समझते हैं, जैसे इन सब में देखें बच्चों, तो इन सब कंडीशन में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन मास 1 होता है, इसका 23 होता है सर, ठीक है। आर्गन है, आर्गन 18 होता है, इसका लगभग 36 होता है, ठीक है, ओके। इसका 40 होता है, क्लियर हुआ। अब सुनो, ये इनका मास दिया गया है, मोलर मास, एटॉमिक मास कह सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सोडियम का एटॉमिक मास 23, आर्गन का 40। तो वो एलिमेंट अलग अलग है तो इनका मास, इनका क्या मास भी डिफर है। ये पहला स्टेटमेंट में उन्होंने बताया था। लेकिन अब हम ऐसे एलिमेंट को लिखने जा रहे हैं बच्चों जिनका एलिमेंट तो डिफर है लेकिन उनका मास क्या है, इक्वल है। ओके, समझते कैसे, जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, 40, 19, 40, 20, 40। अब सुनो इस कंडीशन में देखो, जो आर्गन अलग एक एलिमेंट है, पोटेशियम एक डिफरेंट एलिमेंट है, कैल्शियम एक डिफरेंट एलिमेंट है। अगर एलिमेंट डिफरेंट है दैट मींस के मास भी डिफरेंट होंगे, लेकिन सभी का देखो मास
एटम जो एटम्स के मास है सभी के वो क्या है, सेम है। ओके, एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन मास क्या है इन दोनों सभी का, सेम है। तो दैट मींस ये स्टेटमेंट जो पहले मैंने बताया था वो क्या था, गलत था। ओके, कुछ स्टेटमेंट जो है गलत था। इसमें इंसेप्शन केस कहां से आया था, इनको बोलते हैं हम लोग आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, दो एलिमेंट which atomic mass is same but atomic number is different are called isotopes, sorry isobars। क्या कहते हैं, isobars। क्या होता है, जिनके एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो, बट एटॉमिक नंबर क्या हो बच्चों, डिफर हो, उन एलिमेंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। क्लियर हो गया, ड्रॉबैक सभी के ये क्या था, एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं। एटम्स कैन बी डिवाइडेड, ठीक है, इन्होंने बताया कि एटम को अब डिवाइड किया जाता है, ये एक्चुअल में है, और इन्होंने बताया क्या था कि एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी होता है, पॉइंट इन्होंने बताया कि एटम्स जो हैं वो ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैव द एग्जैक्टली सेम मास। एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे इनके मास सेम होंगे, ये इन्होंने बताया था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, जो एक ही एलिमेंट में जो मास होते हैं एक ही एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं उनका जो मास होता है वो डिफर होता है, स्लाइटली डिफर होता है, पार्शियल, बहुत कम, ठीक है। सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट का जो मास होगा वो भी डिफरेंट होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है जो डिफरेंट तो एलिमेंट है, एलिमेंट तो डिफरेंट है, बट इनका मास क्या है बच्चों, इक्वल है, तो इनकी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, समझ में आ गया, नोट डाउन। ओके बच्चों, तो ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन्स थ्योरी के देखने हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटम्स, ठीक है। एटम क्या होता है, एटम जस्ट जैसे अभी आप डाल्टन एक्सप्लेन किया था वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। लिखा तो बच्चों क्या बताया था, डाल्टन ने बताया था किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। तो वही डेफिनेशन होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट, smallest part of matter is known as या is called atom, ठीक है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम, ठीक है। तो मैटर क्या होता है बच्चों, थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। मैटर अगर कोई पूछ ले क्या होता है, मैटर उन सब्सटेंस को कहते हैं जो जिन ऑक्युपाइड प्लेस एंड हैव द मास, मींस जिन भी सब्सटेंस में ये दो प्रॉपर्टी होंगी, कौन कौन सी, ऑक्युपाइड द स्पेस एंड द हैव द मास, उन सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, मैटर। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दो सब्सटेंस व्हिच ऑक्युपाइड द स्पेस एंड हैव द मास आर कॉल्ड मैटर। ओके, तो अब इसी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, एटम कहते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब इसको कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जो एटम्स होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मींस एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी बच्चों पर केमिकल रिएक्शन हुई तो उसमें ये पार्टिसिपेट जरूर करेगा, ठीक है। जैसे मान लो सोडियम है, एक एटम है और एक क्या है, क्लोरीन का है, ठीक है। अब ये दोनों एटम से करेंगे, रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके क्या जनरेट करेंगे बच्चों, NaCl जनरेट कर देगा। इससे पहले हमने आपको एटॉमिक थ्योरी में एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे वो एटम ही कंबाइन होंगे तभी कोई मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड जनरेट होता है, ठीक है। तो जब तक एटम्स कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे तब तक ना तो मॉलिक्यूल्स जनरेट होता है और ना ही कंपाउंड जनरेट होगा। ओके, ठीक है। अब आगे इसकी बात करेंगे तो हम लिखेंगे एटम्स कैन बी डिवाइडेड टू थ्री पार्ट। एटम इज मेड ऑफ, एटम इज मेड ऑफ थ्री पार्टिकल्स, ठीक है। कौन कौन से तीन पार्टिकल्स होते हैं,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या बताया हमने? एटम इज मेड ऑफ 3 पार्टिकल्स, 3 टीनी या स्मॉल पार्टिकल्स। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन, थर्ड न्यूट्रॉन। कौन कौन से होते हैं बच्चों? फिर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो ये एटम्स होता है वो ये इन्हीं 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स से। ठीक है, अब समझते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है, सुनो क्या? इलेक्ट्रॉन कंटेन्स, इसके बात कर लेते हैं। ये कंटेन करता है बच्चों निगेटिव चार्ज। कैसा कंटेन करता है? निगेटिव चार्ज। मीन्स इलेक्ट्रॉन contains negative charge, clear? But positive contains, sorry, proton contains positive charge. Means जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, मतलब चार्जलेस होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब बात करें मास। हम लोग बात करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, अगर आप जानना चाहते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। क्या लिखा है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, अगर आप मास ऑफ प्रोटॉन जानना चाहते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1 क्या होता है? 1.6724 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, अब मास ऑफ न्यूट्रॉन भी हम लोग जान लेते हैं। मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है बच्चों वो क्या होता है? 1.6749 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो केवल डिफरेंस क्या है? 24 है, और यहां डिफरेंस क्या है? 49 है। ठीक, तो हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, अब चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन से बात करें तो? चार्ज किस पर? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों? तो माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलम। कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। इस पर कितना होता है? इस पर पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, इस पर क्या होता है? न्यूट्रॉन पे क्या होता है? 0 चार्ज होता है। कितने क्वालिटी में होता है? 0। तो आई होप दैट एटम्स आप लोगों को समझ गए होंगे क्या होता है, एटम्स में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एटम्स में क्या क्या फाइंड आउट होता है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके, नोट डाउन। ओके, तो नोट हो गया। अब इसमें और समझ लो, जो न्यूट्रॉन क्या कहते हैं? एटम्स होता है। एटम्स में बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एटम कितने पार्ट कंटेन करता है? 2 पार्ट। पहला आपका होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है न्यूक्लियस के अराउंड द एरिया। मींस अगर किसी एटम की बात करें बच्चों तो एटम में एक पॉजिटिव पार्ट होता है और दूसरा इसके चारों अराउंड क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है, जो ये सेंटर पार्ट हमने प्लस से जोड़ किया है, इस सेंटर पार्ट में क्या क्या होता है बच्चों? P फॉर प्रोटॉन और स्मॉल n फॉर न्यूट्रॉन। मीन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ कंटेन करते हैं? सेंटर पर। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट होते हैं वो सेंटर ऑफ द एटम फाइंड आउट होते हैं। फिर से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कहाँ फाइंड आउट होते हैं? सेंटर ऑफ एटम्स में होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस सेंटर ऑफ एटम के अराउंड क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट करते हैं। यहाँ कॉन्टिन्यूअस बहुत सारी सेल्स होती है, ऑर्बिट्स होती है बच्चों, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो एटम्स होता है वो बेसिकली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक स्मॉल पार्ट ऑफ द सेंटर, या सेंटर एंड द अराउंड अस एरिया। ठीक है, सेंटर में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको न्यूक्लियस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बच्चों? न्यूक्लियस नाम दिया गया। द सेंट, समझो, समझ में आया?
सेंटर ऑफ द एटम वेयर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कंटेन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, क्लियर हो गया। अगर अब हम लोग बात करें तो कह सकते हैं रेडियस ऑफ जो एटम होती है बच्चों, वो क्या होती है, नैनोमीटर रेंज की होती है। किस में रेंज की, नैनोमीटर रेंज की। अब नैनोमीटर क्या होता है, एक नैनोमीटर इक्वल टू होता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, एक नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर होता है। क्लियर हो गया। ओके, अब समझ में आएगा वीडियो कंप्लीट कि एटम्स में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ओके ओके बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिंबल ऑफ द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट को कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाए, इसके लिए जो बेटा डाल्टन सिंबल ऑफ द एलिमेंट है और मॉडर्न सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, हमने डाल्टन सिंबल को राइट किया है, कुछ सिंबल्स को राइट किया है। जैसे हाइड्रोजन, अगर आपको हाइड्रोजन ना लिखना हो, उसको सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करना हो, तो एक सर्किल बनाएंगे, उसके अंदर सेंटर रख देंगे। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा आपको हाइड्रोजन को। मरकरी, फास्फोरस को कैसे बनाएंगे, एक सर्किल है, इसके अंदर एक 3 स्टेट पॉइंट है। ठीक है, अब कॉपर को ऐसे पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्किल के अंदर लिख देंगे तो कॉपर को रिप्रेजेंट करेगा अकॉर्डिंग टू द डाल्टन रूल। ठीक है, अगर आपको जी लिखना है, जी के मतलब क्या लिखा है, गोल्ड लिखना है। ठीक है, अगर गोल्ड को लिखना है तो अंदर जी लिखो और 8 स्टेट पॉइंट लाइंस थोड़ा ड्रा करो स्मॉल। अगर आपको कार्बन लिखना है, कार्बन को एक सर्किल बनाओ, वो सर्किल के अंदर साइडेड भाग, हमने ये जो दिखाया बच्चों, ये साइडों को दिखाता है। ठीक है, अगर आपको सल्फर लगाना है, सल्फर को रिप्रेजेंट करना है, तो सल्फर के सर्किल में दो प्लस का साइन बना दिया जाए। ठीक है, लेड को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, सर्किल के अंदर एल लिख दिया जाए तो वो लेड को रिप्रेजेंट करेगा, ये डाल्टन ने बताया था। प्लेटिनम आपको लिखना है अगर, ठीक है, तो ये क्या होता है, अंदर क्या लिख दिया जाए, पी लिख दिया जाए तो प्लेटिनम हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो केवल एक सर्किल जनरेट कर दो, अंदर साइडेड भाग ना करो, तो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीजन कहलाएगा। आयरन को अगर आप रिप्रेजेंट करना है तो सर्किल के अंदर क्या लिख लेंगे, आई लिख लेंगे। अगर आपको सिल्वर को रिप्रेजेंट करना है तो सिल्वर के अंदर क्या लिख देंगे, एस लिख दो, सर्किल के अंदर एस लिख दो तो सिल्वर को रिप्रेजेंट करेगा। मरकरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किल के अंदर जो एक कहते हैं स्मॉल लाइन से ड्रा कर दो तो वो मरकरी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन कहते हैं इसमें क्यों कमी आई, कई सारे ऐसे एलिमेंट हुए जिनका नाम तो सेम हो जाता था। जैसे अब वो एच से हाइड्रोजन भी होता है, एच से हीलियम भी होता है। अब बताओ क्या लिखें। ठीक है, जैसे यस से सिल्वर भी होता है, यस से सल्फर भी होता है। तो अब बताओ सल्फर के, ये मानो हमारे पास ये होता है क्यों, तो ये सल्फर का है या सिल्वर का है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर मानो पी है, पी से फास्फोरस होता है। ठीक है, तो इस टाइप बहुत सारे एलिमेंट के नाम क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। जो स्टार्टिंग अल्फाबेट है वो रिपीट हो रहा था, तो रिपीट होने के कारण क्या हुआ बच्चों, जो डाल्टन सिंबल था वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब जो आता है हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट, जो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट है वो उनके इंग्लिश अल्फाबेट और लैटिन लैंग्वेज के अल्फाबेट के बेस पे रखा गया। कौन कौन से, इंग्लिश अल्फाबेट और लैटिन लैंग्वेज के बेस पर रखा गया। जो वर्ड रिपीट हो रहे थे उनको लैटिन लैंग्वेज के बेस पे रखा गया, और जो ऐसे रिपीट नहीं हो रहे थे उनको हम लोग किस बेस पे रख दिया गया, इंग्लिश वर्ड पे रख दिया गया। जैसे हाइड्रोजन में क्या होता है बच्चों, H। ठीक है, और जो हमारा मॉडर्न है वो वह तो वन एलिमेंट लिया है, मान लो कभी मिसमैच होता है, दोनों स्टार्टिंग सेम होते हैं तो एक अगला एलिमेंट ले, जैसे हाइड्रोजन क्या कर देगा H, लेकिन इसे हीलियम, तो हीलियम में लिख दिया गया He। ये क्या है, हीलियम है बच्चों, और ये ऊपर वाला क्या था आपका, हाइड्रोजन था। अब बताओ, अब He मींस स्टार्ट कहां से हो रहा है, He मींस हीलियम है, H मींस हाइड्रोजन है। इसके बाद कार्बन है, कार्बन का मतलब क्या होता है, C होता है, तो यार लेंगे कार्बन का C लिख देंगे। चलो हम इसी पूरे लिख देते हैं,
जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या स्टार्ट होता है ओ से, तो क्या लिखेंगे ऑक्सीजन ओ, ओ क्या डिनोट करेगा ऑक्सीजन को। फिर क्या आपके पास फास्फोरस, फास्फोरस का वर्ड क्या आ रहा है पी, तो फास्फोरस को क्या लिख देंगे पी, ठीक है, ये वर्ड ऐसे लिखे जाते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं कॉपर। अब सुन लो, अगर आप कॉपर की बात करें, सुनो बच्चों ये फैक्टर कॉपर, ठीक है, कॉपर हुआ सी क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, केवल डिफरेंस क्या है सी ए या सी ओ, कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए हम सी यू से रिप्रेजेंट करते हैं जो लैटिन लैंग्वेज से रिप्रेजेंट किया गया है। कॉपर का लैटिन लैंग्वेज में वर्ड होता है क्यूप्रस, क्या होता है बच्चा क्यूप्रस, तो क्यूप्रस का सी यू पी आर आई यू एस होता है, तो क्यूप्रस का क्या ले लिया गया सी यू ले लिया गया, तो क्या एलिमेंट हो गया सी यू मींस कॉपर, ठीक है। प्लेटिनम, तो प्लेटिनम को क्या है, प्लेटिनम का जो लिया गया उसको पीटी लिखते हैं, क्या होते हैं प्लेटिनम, ठीक है। इसी टाइप हर एक एलिमेंट, जैसे आयरन है, आयरन आयोडीन से रिपीट होता है, ठीक है, आयोडीन से आयरन सेम होता है, इसलिए जो आयरन को लिया गया उसके लैटिन लैंग्वेज फेरस से लिया गया, फेरस एफ ई आर यू एस, तो पहले के दो स्टार्टिंग ले लिए गए, तो आयरन में क्या हो जाएगा एफ ई, एफ ई सिंबल किसका हो जाएगा आयरन का, ठीक है बच्चों। अब एक चीज, जो मॉडर्न सिंबल्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होगा, जो सेकंड वाला वर्ड होगा या सेकंड जो है कह सकते हैं हम लोग वावेल या कॉन्सोनेंट होगा, वो क्या होगा हमेशा स्मॉल होगा, ठीक है। तो इस टाइप से कहते हैं डाल्टन सिंबल और मॉडर्न सिंबल को रिप्रेजेंट किया गया। आप कोई नहीं ले सकते बच्चों, टोटल 118 एलिमेंट हैं, आप 118 के एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल लिख सकते हैं, ओके। तो क्लियर हो गया सभी को। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास, तो इरेज करते हैं बच्चों, देखो अब डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास, देखो क्या होता है। जो अगर आप सिंपल समझना चाहते हैं एटॉमिक मास, सिंपल लिखो एटॉमिक मास क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। समझो, किसी भी एलिमेंट में जो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है बच्चों, वो क्या होता है, देखो एटॉमिक मास इक्वल टू, अगर एक फार्मूला हम सिंपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एटॉमिक मास इक्वल टू, हम लिखेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर जो आपका न्यूक्लियस, अभी कह सकते हैं दोनों कहां पाए जाते हैं, सेंटर ऑफ द एटम, जिसको क्या नाम दिया गया न्यूक्लियस, क्लियर है, ठीक है। तो एटॉमिक मास जो होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास क्या होता है, सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का। अगर किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दिया जाए तो क्या, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, सही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दिया जाए तो वो एटॉमिक मास के इक्वल हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप वर्ड स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, लिखेंगे एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ द एटम्स, ओके क्लियर हो गया। हर एक एटम का अपना एक एटॉमिक मास होता है, एज वेल एज एटॉमिक नंबर भी होता है, ठीक है। जैसे अब सुन दो, आप जैसे हम बात करते हैं बच्चों, अब आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को समझ लें। एटॉमिक मास समझ में आया होगा, हर एक एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है, जिसको हम लोग उसकी पोजीशन के लिए यूज करते हैं कि कोई भी एलिमेंट की पोजीशन कहां पर होगी, कैसे होगी, इसके बारे में रिप्रेजेंट करता है, उसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो जैसे हमने बात की बच्चों, समझो अब आपको कैसे पता चलेगा प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, ठीक है। तो अब इसी वक्त हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक जो नंबर होता है इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू का होता है प्रोटॉन्स, किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द इट्स प्रोटॉन, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है। न्यूट्रल कंडीशन में जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होते हैं,
ठीक है। मीन्स सिंपल न्यूट्रल कंडीशन जो नॉर्मल एटम में होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, अब समझते हैं। जैसे हमने लिखा 11 Na23, ठीक है, ये हमने एक एलिमेंट लिखा, Na मींस सोडियम। जो कम होगा वो हमेशा एटॉमिक नंबर होगा, जो ज्यादा लिखा होगा वो एटॉमिक मास होगा। बेसिकली क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है। लेकिन कहीं कहीं क्या करते हैं, कभी कभी इसको ऐसे लिख देते हैं Na23 ऐसे। तो इसका मतलब क्या होगा, Na एटॉमिक नंबर है और 23 इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो एटॉमिक मास है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, A से, और प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से। तो क्या फार्मूला बना, A = P + N। अगर हम यहां बात करें, जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को ऑलवेज रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। Z = होता है P = क्या होता है, E के। E मतलब इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन कह दे कि किसी भी एटम में हमने मान लिया जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन हमने मान लिया 11 है और न्यूट्रॉन जो है 23, तो कह दे फाइंड आउट द नंबर ऑफ द एटॉमिक मास। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, एटॉमिक मास एंड द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर पहले अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, तो दैट मींस एटॉमिक नंबर भी क्या आ जाएगा, 11। अब आपको निकालना बच्चों एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास होता है P + N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आपको पता है प्रोटॉन कितना होता है, फार्मूला P + N। तो प्रोटॉन कितना है 11, सॉरी यहां इसको 12 करो, ऐसे मत 12 करो, ठीक है। तो 11 प्लस न्यूट्रॉन कितने हमने माने 12, तो कितना आ जाएगा टोटल 23। ठीक है, अब पूछ ले एटम कौन सा होगा, एटम वो एटम होगा जिसका एटॉमिक नंबर 11 होगा। अब 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, आपको पता है सोडियम का। तो एटम क्या होगा, सोडियम। तो इसको लिख देते हैं 11 Na23। ठीक है, कोई भी एटम, जैसे मैंने लिखा 2He4, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब बताओ। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो नीचे होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर ये है, देखो एटॉमिक नंबर यहां लेंगे, एटॉमिक नंबर मतलब Z = कितना आपके पास 2 आ गया। तो Z = किसका होगा, P के। तो P कितना आ जाएगा, P भी आंसर कितना आ जाएगा, Z = किसके आ जाएगा 2 के। और इलेक्ट्रॉन भी कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब आपको निकालना क्या, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स यहां से निकालो बच्चों। न्यूट्रॉन ये देखो एटॉमिक मास इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ये आपको न्यूट्रॉन से ये प्रोटॉन से ट्रांसफर कर दो, तो N = फार्मूला बनेगा A - P। तो A की वैल्यू क्या है आपके पास, एटॉमिक मास की 4 है और -P की वैल्यू आपके पास आ गई 2, तो N बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे यूं कर लो, हमारे पास हमने लिख दिया 7 and 14। ठीक है, तो 7 and 14, जब चलो दूसरा कर लेते हैं 6C13। ठीक है, अब इसमें तब कुछ एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास, 6 है। पहले आप लोग इसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब ज्ञात करें। तो अब पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट इट। ओके, तो देखो सुनो, आज हम लोग अच्छा, तो जो कम होगी वैल्यू वो क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर। तो ये क्या आपका पास आ जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 6। और ये किसके बराबर होता है बच्चों, प्रोटॉन के। प्रोटॉन भी कितना आ जाएगा 6। तो ये इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपको पता है प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर है, अब आपको निकालना क्या, न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। तो N बराबर फार्मूला होता है A - P। A मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना आपके पास 13 माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है 6, तो सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएंगे, N बराबर कितना आ जाएगा 7। क्लियर हो गया, सभी को क्लियर है। ओके, नोट डाउन। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम किस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में, मतलब जब हम इस समय नाम देख रहे हैं आप लोग, जो हम वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें इस समय जो आपके एटमॉस्फेयर में एटम्स किस प्रकार एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एटम्स बेसिकली दो टाइप से एग्जिस्ट करते हैं।
पहला आपका होता है बेटा मॉलिक्यूल्स, दूसरा होता है आयंस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एटम्स एग्जिस्ट इन टू टाइप्स। देखेंगे एटम एग्जिस्ट इन टू टाइप्स। टू टाइप्स, कितने टाइप्स एग्जिस्ट करता है? टू टाइप्स। कौन कौन से? पहला आपका होता है मॉलिक्यूल रूप में, मॉलिक्यूल्स फॉर्म। दूसरा सेकंड इज द आयनिक फॉर्म, आयंस। ठीक है, कौन कौन से फॉर्म में फाइंड आउट होता है बच्चों? मॉलिक्यूल्स और आयंस फॉर्म में फाइंड आउट होता है। ठीक है, अब समझो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्या सीखेंगे हम लोग? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स की अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूल्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो पहले निकालो आप लोग मॉलिक्यूल्स। देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ठीक है, एटम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं। तो लिखेंगे मॉलिक्यूल्स आर द combination of two or more atom। ठीक है, मीन्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या कैसे फाइंड आउट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज नोन एज द मॉलिक्यूल्स। क्लियर होगा? अभी समझा रहे हैं कैसे कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? चार्जली न्यूट्रल होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर चार्जली न्यूट्रल, मतलब कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स में कोई भी चार्ज नहीं होता है। ओके, अब देख लो, जैसे हमने एक एटम लिया आई। क्या लिया हमने एटम? आई मींस आयोडीन। फिर से आई मींस आयोडीन। अगर हम एक और आई ले लें, हमने दो आई ले लिया, ये दोनों आई को हम लोग ऐड करते हैं और ऐड करके क्या बना दे? आई को बना दे। ठीक है, दो आई आपस में देख करके क्या जनरेट करते हैं बच्चों? आई को जनरेट किए। तो दो एटम्स थे, एक एटम ये था, एक एटम ये थे, दोनों एटम क्या हुए? कंबाइंड होकर क्या जनरेट हो गए? आई2 जनरेट हुए। दैट मींस इसमें क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम हुआ, और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम में दैट मींस क्या है बच्चों? मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इसी टाइप अगर हम बात करें, जैसे हमने लिखा N और N। ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, जब ये दोनों मान लो नाइट्रोजन ऐड हो जाएंगे तो क्या जनरेट होगा बच्चों? N2 जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? N2, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल जनरेट होगा। ये एटॉमिक फॉर्म में है, ये दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ओके, और दूसरा लोग सल्फर। सल्फर की बात करें बच्चों, तो सल्फर का जो एक एटम बनाने के लिए कितने एटम की जरूरत होती है? 8s की। कितने s लगते हैं? S8। सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स मिलके, सॉरी, सल्फर के 8 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं सल्फर का। ठीक है, इसी टाइप फास्फोरस। फास्फोरस की बात करें बच्चों, तो फास्फोरस के 4 एटम्स मिलकर एक एटम, एक मॉलिक्यूल फाइंड आउट होता है, मतलब P4 होता है। अब देखो यहाँ पे P क्या है? समझो, ये यहाँ P N N N I I जो भी है ये सब एटम्स हैं। यहाँ देखो 8 एटम को कंबाइन कर दिया गया, 8 सल्फर एटम को कंबाइन करके S8 जनरेट किया गया। अगर सल्फर के 8 एटम कंबाइंड हुए हैं, दैट मींस तो क्या है बच्चों? क्या कहेंगे हम लोग? वो एक मॉलिक्यूल है। यहाँ सल्फर का तो फास्फोरस के 4 एटम्स लगे हैं, कंबाइंड हुए हैं 4 एटम्स, दैट मींस वो क्या है? मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो आई होप दैट मॉलिक्यूल्स क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग आयंस की। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आयंस। आयंस क्या होते हैं? आयंस उन एटम को कहते हैं जिन पर चार्ज होता है। अगर इसकी डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे दो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स have the charge क्या हो बच्चों? चार्ज हो, तो उसे क्या कहेंगे? आर इज कॉल्ड आयंस, IONS। ठीक है, मींस उन एटम को हम लोग आयंस कहेंगे जिन पर क्या होता हो? चार्ज होता हो। जैसे
एग्जांपल सुन समझते हैं बच्चों। जैसे हमने अभी बात की Cl2 बात की तो क्लोरीन की, चलो ठीक है, हमने एक Cl ले लिया। Cl में क्या है, एक एटम है, ठीक है, Cl का एक एटम है, एक एटम ऊपर हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। तो चार्ज कितना हमने माइनस इंक्लूड कर दिया, दैट मींस क्या होगा है, पहले है तो वो बच्चों ये पहले एटम था, एटम ऊपर में क्या लगा दिया, माइनस क्या है, चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और अगर किसी एटम के ऊपर माइनस चार्ज लग जाए दैट मींस क्या कन्वर्ट हो गया आयंस के रूप में। हमने लिखा सोडियम क्या है, एक क्या है आपके पास एटम है, लेकिन अगर इसी के ऊपर मैंने प्लस चार्ज लगा दे, ठीक है, प्लस चार्ज लगा दे तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा आयंस के रूप में, फॉर्म में, ठीक है। जैसे हमने बात की बच्चों, अब दो ग्रुप ऑफ एटम्स SO4 पूरा एक सल्फेट फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या पढ़ते हैं इसको, सल्फेट, ठीक है। अब ये सल्फेट है, लेकिन इसके ऊपर अगर माइनस लगा दे या -2 लगा दे तो अब ये क्या पढ़ा जाएगा, सल्फेट आयन, क्या है, सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो गया। CO3 ये कार्बोनेट होता है, क्या कहा है बच्चों, कार्बोनेट पढ़ते हैं इसको। अब इसको CO3 को कार्बोनेट क्या पढ़ेंगे, लेकिन अगर इसी के ऊपर -2 लगा दे या 2 माइनस कर दे बच्चों, 2 माइनस होते माइनस, तो उसको पढ़ेंगे कार्बोनेट आयंस, ठीक है। देखो यहां पर एटम्स है, यहां कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, कई सारे एटम का ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप के ऊपर भी अगर चार्ज लगा है दैट मींस क्या है बच्चों, आयंस है। क्लियर हो गया। अब समझो सभी लोग, आयंस तो कभी प्लस चार्ज है कभी माइनस चार्ज, तो हम कह सकते हैं आयंस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। आयंस have two types। अब कौन कौन से 2 टाइप हैं, पहला है पॉजिटिव आयन और सेकंड इज द नेगेटिव आयन। ठीक है, कितने टाइप के आयन हैं, 2 टाइप, कौन कौन से, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको पॉजिटिव आयन कहते हैं, वो पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करना मतलब दूसरे से लेना, वो कैसा चार्ज डोनेट करते हैं, नेगेटिव चार्ज डोनेट करते हैं। मतलब यहां पे समझो, यहां और चलो हमने Al और लिख लेते हैं +1, Al के ऊपर +3 होता है, ठीक है। अब समझो Cl के ऊपर क्या लगा है, माइनस चार्ज ये डिनोट करता है उसने उतने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब मतलब किसी से लिया है, लोन लिया है। तो समझो, तो Cl के ऊपर कितना माइनस चार्ज है, 1 है, Cl के ऊपर 1 माइनस चार्ज है, दैट मींस Cl नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया है। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है क्योंकि एल्यूमिनियम के पास क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, जिससे वो तीनों के 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है, और आपको पता जो देता है उसको डोनर कहते हैं, और डोनर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दैट इज क्लियर। इसी टाइप Na के ऊपर A+ लगा, A+ लेकर डिनोट करता है कि सोडियम जो होता है हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। SO4 के ऊपर -2 लगा, ये वैल्यू फिक्स होती है बच्चों, ये चेंज नहीं होगी कि माइनस यहाँ -1 कर दें या -1 कर दें, यहाँ +3 कर दें, यहाँ -+ कर दें, ऐसा नहीं होगा, हर एक एलिमेंट का फिक्स होता है, ओके। तो यहाँ पर SO4 सल्फेट हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, मतलब दूसरे से ले लेता है, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। इसी टाइप कार्बोनेट भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे, दोनों के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर किसी के ऊपर चार्ज आ गया दैट मींस वो क्या हो गया, आयंस हो गया, ओके। समझ आ गया, नोट डाउन। ओके बच्चों, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे जनरेट होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग आयनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको सिलेबस में बेसिकली आयनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस है, कैसे। अब सुनो बच्चों, जैसे हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया NaCl। NaCl कैसे बनेगा, कैसे कंपाउंड आया, समझो, कहीं ना कहीं का समझो। पहले हम लोग हमने लिखा सोडियम क्लोराइड, क्या लिखा बच्चों,
सोडियम क्लोराइड। हमने ये नेम लिखा पहले थी सोडियम क्लोराइड। अब आपको इसका फार्मूला बताना है, केमिकल फार्मूला क्या होगा, ठीक है। दूसरा हम लिख के बताना है आपको, जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन ठीक है, सल्फेट। हमने आपको दो फार्मूला नाम लिख के दिए। अब आपको ये बताना है कौन सा क्या फार्मूला होगा, ठीक है। केमिकल फार्मूला कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला वर्ड आपके पास क्या लिखा, सोडियम। तो चलो हम सोडियम लिखते हैं, हमने लिख दिया Na। फिर लिखा क्लोरीन, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो हमने लिख लिया Cl, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। इसके लिए आप मिनिमम 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न करेंगे। फिर से मिनिमम 20 तक आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। चलो हमने इसका एटॉमिक नंबर लिखा 11 और क्लोरीन का हमने राइट किया 17। कैसे बनेगा फार्मूला, ठीक है। अब सुनो, अगर हम सोडियम की बात करें बच्चों, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,1 होता है। क्लोरीन का होगा 2,8,7 होता है, ठीक है। अब समझो, हम एक ही समझ लो, कोई भी कंपाउंड है या कोई भी एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट सेल में, सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। फिर से किसी भी सब्सटेंस के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब ऑक्टेव कंप्लीट होना चाहिए। अब समझो, सोडियम के पास 1 है आउटर मोस्ट में, क्लोरीन के पास कितना है, 7 है। तो क्या हो सकता है, देखो अब सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा, और ये एक अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उसके आउटर मोस्ट में कितने रह जाएंगे, 7 8 हो जाएगा। तो मतलब ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक चल रही है और 7 था, 7 ने मतलब क्लोरीन का आउटर मोस्ट 7 है। 7 क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो इसके बाहरी मोस्ट में कितने आ जाएगा, आउटर मोस्ट सेल में बच्चों 8 हो जाएगा। तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। अगर दोनों स्टेबल हो गए दैट मींस वो कंपाउंड जनरेट कर लेंगे, ओके। समझो, अब समझो कैसे, समझो Na के आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। Cl, हम ये क्रॉस जो आपको थोड़ा सा सोचो डॉट जोन में, ये डॉट जो हमने बनाया है इसको इलेक्ट्रॉन मान लो। Cl के पास कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 डाटा कनेक्ट कर दिए। क्या करेगा, जो Cl जब इससे रिएक्ट करेगा सोडियम से, तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब आप देख सकते हैं इसके पास, बच्चों देखो इसके पास क्या है, 2,8,1 थे, इसके पास क्या है 2 8 7 था। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन इमिट कर इसको दे दिया Cl को, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हट गया, Cl ने इसको खो दिया। अब लो यहां क्या हुआ, यहां 7 तो 7 से अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहां वाला सोडियम वाला 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 2 8 8 हो गया। दोनों के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए दैट मींस कंपाउंड जनरेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और दोनों जनरेट करेंगे, क्या जनरेट करेंगे, NaCl। जब दोनों इक्वल होते हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी टाइप क्या लिखा, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले आपको हाइड्रोजन फार्मूला आना चाहिए। हाइड्रोजन फार्मूला क्या होता है, H, ठीक है। अब सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है। हम इसको डाई करता है। हाइड्रोजन आपको पता है एक H प्लस जनरेट करता है, कितना जनरेट करता है, +1, ठीक है। और SO4 की वैलेंसी का मीनिंग जस्ट होता है -2 होती है, SO4 -2 या 2 माइनस कर लो चाहे -2 कर लो, ठीक है। अब बच्चों जब किसी भी कंपाउंड के बीच में, किसी भी सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन होती है, तो जो इनकी वैलेंसी होती है आपस में इंटरचेंज हो जाती है। इंटरचेंज मतलब होना, इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी इसके पास, और इसकी वैलेंसी इधर चली जाएगी। मतलब ये एलिमेंट इधर हाइड्रोजन 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, तो क्या जनरेट हो जाएगा, H वाला 2 इधर है H2, और ये वाला इधर चला जाएगा SO4 जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप अगर हम बात कर ले एल्यूमिनियम क्लोराइड, चलो हम कोई भी दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए Al, क्लोराइड का फार्मूला पता होना चाहिए Cl, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या है पास, एल्यूमिनियम का वैल्यू बैलेंस होता है 3+ या +3, कोई भी कर लो। और Cl बताइए कितना, 1 - 1, ठीक है।
अब अभी सुन लो, ये क्या होगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये इसकी वैलेंसी इधर आएगी, तो इसकी वैलेंसी इस तरह से मिलो, इसकी वैलेंसी। बच्चों ये विशेष ध्यान रखें, वैलेंसी के दौरान वैलेंसी जब यूज करते हैं तो वहां पर साइन का यूज नहीं करते, तो साइन का यूज नहीं करेंगे, प्लस माइनस केवल वैल्यू रखेंगे। तो Al1Cl3, तो क्या बन रहा है AlCl3, ये क्या बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लियर हो गया। एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे हमने बात कर ली, चलो कोई भी हमने बात की सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम मींस Na, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो सोडियम मींस Na और Na की वैलेंसी +1 और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड वैलेंसी -OH, OH वैलेंसी -1, ये दोनों कैंसिल आउट, नेट क्या हो जाएगा, या फिर कैंसिल आउट ना करो तुम लोग, इसको इधर लिख, इसकी वैलेंसी इधर लिख दो, इसकी इधर लिख दो, क्या नेट हो जाएगा Na1OH1, OH1, तो कोई मतलब नहीं 1 लिखने का, तो क्या नेट हो जाएगा NaOH, तो क्या फार्मूला हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दो चार कंपाउंड के आप लोग नाम लिख लें, ये आप लोग नोट डाउन कर लें। ओके चलो नोट हो गया। अब सुनो, कभी आपको OH माइनस मिल जाए तो उस OH माइनस क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर कहीं पर किसी मेटल प्लस O लिखा हो, मेटल प्लस O लिखा हो, तो उसका नाम पढ़ेंगे हम लोग ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अगर कहीं पे मान लो बच्चों SO4 आपको मिल जाए, SO4 मिल जाए और इसके ऊपर कितनी वैल्यू होगी -2, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या सल्फेट। अगर कहीं पे आपको CO3 माइनस मिल जाए, CO3 -2 मिल जाए, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनेट, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर कहीं पर आपको समझो, चलो कहीं भी बीच में आपको क्या मिल जाए, बिटवीन दो एलिमेंट के बीच में, बिटवीन टू एलिमेंट, मान लिया A एक एलिमेंट है, इसके बीच में H मिल जाए और एक B एलिमेंट है, समझना क्या मिल जाए, ऐसे मिल जाए, एक A एलिमेंट है एक B है, इसके बीच में H मिल जाए, तो H को क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे यहां पर बाई, क्या पढ़ेंगे बाई। अगर किसी दो एलिमेंट के बीच में O मिल जाए तो उसको हम लोग पढ़ते हैं हाइपो। कैसे, जैसे समझो हमने लिखा NaHSO4, समझो क्या लिखा हमने NaHSO4, Na मींस सोडियम, SO4 मींस सल्फेट, ठीक है। तो दो चीज मिल गया बस, Na मिल गया और SO4, इसके बीच में क्या मिल गया H, तो पढ़ेंगे क्या Na मींस सोडियम, H को क्या पढ़ेंगे बीच में मिल गया तो पढ़ेंगे बाई और SO4 को पढ़ेंगे सल्फेट, नाम क्या हुआ था सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है। जैसे लिखा CaOCl2, ठीक है, तो दो Ca एक एलिमेंट हो गया, इसके बीच में O है और फिर एक एलिमेंट है, तो पढ़ेंगे क्या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम बीच में O है इसलिए इसको हाइपो पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्लोराइड। लेकिन बच्चों अगर यही लिखा हो तो CaO, तो अब क्या ये बीच में है, नहीं, इसके इधर कुछ नहीं है, तो अब देखो ये Ca मेटल है, मेटल हो गया और मिल गया O मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड मींस कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इस टाइप से कोई भी हम लोग क्या जनरेट करते हैं केमिकल फार्मूला। ओके क्लियर हो गया, इधर चलिए सभी को। ओके अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहां पर, ओके नोट हो गया सभी का। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। दो टॉपिक अभी आपके रिवीजन रहेंगे इस चैप्टर के। कौन कौन सा है आपके पास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। दो टॉपिक आपको जानना आवश्यक है बच्चों। देखो जो मॉलिक्यूलर मास होता है मतलब कोई भी वर्ड लिखा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होगा मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होगा, कई सारे एटम्स का ग्रुप होगा या कंपाउंड होगा, उसका क्या निकालना है आपको मास निकालना है, ठीक है।
दूसरा अभी बात करेंगे, पहले आप मॉलिक्यूलर मास देखते। जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालने का पहले बच्चों सबसे अच्छा तरीका, आपको एटॉमिक मास आना है। एटॉमिक मास किसका कितना होता है आप 20 तक लर्न कर ले। फिर से 20 तक आप एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एलिमेंट का नाम इतना आप जरूर याद कर लें। ओके, तो सबसे पहले लेसन में बात की बच्चों NaCl। कोई कहते हैं NaCl का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करो, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितने एलिमेंट होंगे सबका हम लोग एटॉमिक मास जोड़ देंगे, वो उसके मॉलिक्यूलर मास में खोला जाएगा। क्या बताया, जितने एलिमेंट होंगे सभी का एटॉमिक मास जोड़ देंगे, वो उसका मॉलिक्यूलर मास से खोला जाएगा। तो इसका अगर आपको निकालना हो मॉलिक्यूलर मास, तो क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या करेंगे, Na का एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस Cl लिखा तो इसी तरह लिखेंगे एटॉमिक मास Am ऑफ Cl, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास ऑफ Na कितना होता है। इस हम डायरेक्ट बता रहे हैं Na का कितना होता है बच्चों, 23 होता है, प्लस Cl का एटॉमिक नंबर 13 होता है, बट एटॉमिक मास होता है बच्चों कितना, 35.5। जब ये दोनों को आप ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 58.5। ये 58.5 क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। ऐसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे अब दूसरा हमें लिखते हैं KCl। चलो KCl मींस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। सेकंड ये आपका है, चलो इसको इधर लिख लो। सेकंड आपका है KCl। चलो तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl इक्वल टू Na K का एटॉमिक मास प्लस Cl, K का एटॉमिक मास 40 और Cl का भी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया 35.5, ऐड कर दो टोटल तो 75.5, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। जैसे लिखा H2SO4, क्या लिखा, H2SO4, तो आपको H का आना चाहिए, S का आना चाहिए, O का आना चाहिए। अब बच्चों जब किसी के बगल में कोई नंबर लग जाए तो उस नंबर को उसके साथ गुणा में कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में। तो वो हाइड्रोजन साथ कितना लिखा है 2, तो लिखेंगे 2 into Am। Am मींस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्या लिखा है, 2 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब प्लस लगाएंगे, प्लस सल्फर अकेले लिखा तो एटॉमिक मास Am ऑफ सल्फर प्लस, फिर ऑक्सीजन कितने लिखा 4, तो जो नंबर होगा वो आगे आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो 4 into एटॉमिक मास ऑफ 4 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, इसको पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला फिर आंसर डाला, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास आपको बता दें 32 होता है, ठीक है, प्लस 4 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, 2 1 जा 2 प्लस 32, 16 4 जा 64। अब ऐड करो 64 प्लस 30 तो दैट मींस 96, और 96 में 2 ऐड करो कितना आ जाएगा 98। तो H2SO4 का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया 98। इसलिए आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी लिख लो, जैसे लिखा CH3COOH, ठीक है। आज को हम डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं। C का कितना होता है बच्चों 12। अब 3 into हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है 1, प्लस फिर से लिखा C का फिर से लोग 12 लिख देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है प्लस 16, फिर से ऑक्सीजन फिर 16, और फिर हाइड्रोजन कितना 1, सबको ऐड करो 12 प्लस 3 1 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 ऐड करो 1 प्लस 6 7 7 6 कितना हो गया 13 13 to 15 और 15 5 20 की 0 कह रहे हैं 2, तो 2 तो 1 1 2 3 4 और 4 में 2 ऐड करो 6, तो एटॉमिक मास कितना आ गया, मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया आपके पास 60। इस टाइप से किसी भी कंपाउंड का हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नोट कर लो सभी लोग। ओके, तो लास्ट टॉपिक आपका है मोल कॉन्सेप्ट।
मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको एक वर्ड में सिंपल समझ लो। सिंपल, पहले आपने उसको फार्मूला लिख लें, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोल निकालेंगे। मोल इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चों मास अपान मोलर मास। क्या होता है, मास अपान मोलर मास होता है। क्या होता है जस्ट मास अपान मोलर मास, या जिसको हम लोग कह सकते हैं मास अपान मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब सुन लो बच्चों, जैसे आपको निकालना हो 1 मोल। अब सुनो, आप लोग जैसे आप लोग को ये क्या है, मोल कॉन्सेप्ट है। मोल है क्या, मोल क्या है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट के लैब में किसी भी ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट की एक यूनिट होती है। जैसे आप लोग लिक्विड मेजरमेंट करते हैं, जैसे कहते हैं 1 लीटर वाटर दे दो उनको, तो 1 लीटर क्या है, वो एक यूनिट है। जैसे कहते हैं आपसे 2 किलोमीटर जाओ, तो 2 किलोमीटर क्या आ गए, 2 किलोमीटर, जो मीटर हुई वो यूनिट है, किस चीज की, लेंथ की यूनिट है। ठीक है, जैसे आपसे कहते हैं 1 किलो शुगर दो, तो शुगर तो आपको चाहिए, लेकिन कितनी चाहिए, 1 किलो चाहिए, केजी किलोग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम क्या, किलोग्राम क्या हो गई, यूनिट हो गई। उसी टाइप लेबोरेटरी में किसी भी बच्चों जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके कह सकते हैं उनके मेजरमेंट की एक यूनिट है। ठीक है, अब हम लोग जैसे आपसे आप कह दिया जाए, अच्छा आप कैसे जानेंगे 1 मोल, जैसे हमने कह दिया जाए 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम निकालो। आप लेबोरेटरी में हैं, आपसे कह दिया जाए, आपसे मान लो जो आपका टीचर है वो कहते हैं जाके 1 मोल सोडियम ले आओ, तो कैसे जाएंगे हम लोग, समझो। जो 1 मोल है, क्या 1 मोल ऑफ सोडियम जो होगा। ठीक है, अब सुनो, अगर आपको 1 मोल चाहिए तो 1 मोल तो क्या करेंगे, मोल 1 रखेंगे, और अब मास अपान मॉलिक्यूलर मास। चलो इसको ले लो, मॉलिक्यूलर मास, मोल हमने कितना कर दिया 1, तो ये डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू इसमें किसके होना चाहिए बच्चों, मास के। आप समझो, जैसे Na का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, Na मतलब सोडियम, और सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 23, इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, मास। तो इस 23 ग्राम, अगर आप सोडियम का 23 ग्राम ले आए तो वो उसका क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। ठीक है, अब सुनो, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी एलिमेंट का जो मोलर मास होगा उतने ही ग्राम उसका क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। मींस सोडियम का मोलर मास 23 था, तो जो 23 ग्राम मास होगा, 23 ग्राम जो मास होगा उनका रेशियो क्या आएगा, 1 मोल आएगा। इसी टाइप अगर मान लो हाइड्रोजन की बात कर देता, कोई हाइड्रोजन कह देता 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो अब हाइड्रोजन कहते 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपको मिलेगा, लेकिन किसके बराबर, इसके जो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन होगा वो किसके बराबर होगा, इसी पदार्थ के हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के ग्राम में क्वांटिटी, मतलब हाइड्रोजन कितना होता है 1 ग्राम। अगर आप हाइड्रोजन का 1 ग्राम ले लेते हैं तो वो आप हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल का 1 मोल कहलाएगा। सोडियम का 23 ग्राम 1 मोल कहलाएगा। इसी टाइप में बात करें कार्बन का, कार्बन का आपको पता है एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो कार्बन का अगर 12 ग्राम मटेरियल ले लें, 12 ग्राम कार्बन ले लें, तो उसका वो क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। मतलब सिंपल समझ लो, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का जो मोलर मास होगा उसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो उसका 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर है चीज। फिर समझो जो मोल होता है वो मास अपान मोलर मास होता है। ठीक है, ये मोल क्या होती है, एक लेबोरेटरी में यूज होने वाली यूनिट है किसी भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए। मतलब लेबोरेटरी में किसी भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने की एक यूनिट है। ये कैसे समझेंगे, तो उसको समझाने के लिए हमने बताया, जैसे आपसे कहते जाए मान लो 1 मोल ऑफ
1 मोल ऑफ H2SO4 ले आओ, 1 मोल ऑफ H2SO4। मानो हमारे पास ये इतना इतना H2SO4 रखा है। अब आप कितना ले जाएंगे, आपका टीचर कहते हैं 1 मोल ले आओ, तो आप कितना ले जाएंगे, 1 मोल ऑफ H2SO4 ले आओ इससे। तो जितना इसका एटॉमिक मास होगा, हमने अभी जस्ट 9 बताया था H2SO4 कितना होता है बच्चों, 98 ग्राम। अगर आप H2SO4 के 98 ग्राम को ले जाकर देते हैं तो कहा जाएगा वो कितना है, 1 मोल है। अगर कहते हैं आपको जैसे दूसरा देखो, जैसे हमने कह दिया आर कोई भी चीज है, जैसे मैं कैल्शियम कह दिया, आपको कैल्शियम पता है कितना होता है, एटॉमिक मास 40 होता है। कहते हैं कैल्शियम के 4 मोल का ग्राम बताओ, 4 मोल ऑफ कैल्शियम। आपको पता है 1 मोल में कितना होता है, 4 मतलब बराबर क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट 1 ग्राम में कितना होगा, सॉरी 1 मोल में कितने ग्राम होंगे बच्चों, 1 मोल में कितना होगा, आप समझते हैं कैल्शियम के एटॉमिक मास के बराबर। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, तो 4 मोल में कितना होगा, 4 मोल में हो जाएगा 4 × 6 40, दैट कितना आएगा 160 ग्राम। अगर टीचर आपसे कह रहे हैं कि 4 मोल ऑफ द कैल्शियम ले आओ, दैट मींस आपको कितना ले जाना पड़ेगा, 140 ग्राम, 160 ग्राम। ओके, क्लियर हुआ है? अब समझो, अब यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है, सब में क्वांटिटी सेम है। 1 मोल इक्वल टू 1 ग्राम फॉर हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ द सोडियम इक्वल टू 23 ग्राम होना चाहिए, 1 मोल ऑफ द H2SO4 के लिए 98 ग्राम होना चाहिए, 1 मोल ऑफ द कैल्शियम के लिए 40 ग्राम होना चाहिए। मतलब मास तो डिफरेंट हो सकता है, हर एक एलिमेंट का 1 मोल फाइंड आउट करने के लिए मास डिफर होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का 1 मोल के लिए 1 ग्राम चाहिए, सोडियम के 1 मोल के लिए 23 ग्राम चाहिए, उसी टाइप से कैल्शियम के 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 40 ग्राम चाहिए। कितना ग्राम, 40 ग्राम, ठीक है। लेकिन इनमें जो नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे, 1 मोल में नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो ऑलवेज इक्वल होंगे। समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। फिर से 1 मोल में जो कह सकते हैं मास होगा वो डिफरेंट होगा। हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम, कैल्शियम के लिए अलग होगा, बेरिलियम के अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा। नाइट्रोजन का 1 मोल चाहिए तो आपको आप कितना ले देंगे, 14 ग्राम, ठीक है। इसीलिए हर एक एलिमेंट का मास तो डिफरेंट हो रहा है 1 मोल के लिए, लेकिन उस 1 मोल में प्रेजेंट एटम्स की क्वांटिटी सेम होगी, ठीक है। हम 1 मोल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, 1 मोल में जो नंबर ऑफ एटम होंगे बच्चों वो ऑलवेज होंगे 6.023 × 10 टू पावर 23, ठीक है। अगर चाहे आप 1 मोल हाइड्रोजन का लें तब भी इतने मोल्स होंगे, एटम्स होंगे, चाहे आप 1 मोल आप सोडियम का लेंगे तभी 23 ग्राम तो सही तभी इतने ही मोल्स होंगे, चाहे आप 1 मोल आप कॉपर कैल्शियम का लें तभी 40 मोल्स ही सही तभी 6.023 × 10 टू पावर 23 मोल्स होंगे। मतलब समझो, ग्राम क्वांटिटी से इफेक्ट नहीं करेगा, नंबर ऑफ एटम्स इन पर मोल क्या होगा, हमेशा 6.023 × 10 टू पावर 23 होगा। 1 ग्राम में भी इतने मोल, 23 ग्राम में भी इतने मोल, और 98 ग्राम में भी इतने ही मोल्स करें इतने ही एटम होंगे, और 40 ग्राम में भी इतने ही एटम होंगे, लेकिन हर एक एलिमेंट चेंज होगा। यहाँ पर किसके एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के होंगे, यहाँ पर सोडियम के एटम्स होंगे, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के एटम्स होंगे, और यहाँ पर कैल्शियम के एटम्स होंगे। तो आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर।